नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। दोपहर के 1 बज गए। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राकेश शुक्ला जी और प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी। बहुत स्वागत सर आप सभी का। आज बात बिहार की करेंगे। कल जो बात अधूरी छूट गई थी वो बात आज पूरी मुकम्मल भी हो गई और अपने अंजाम तक पहुंच भी गई। कल तक जो कयास थे, अटकलें थी, आज वो खबर कंफर्म हो गई और बिहार की सियासत ने देश को एक बार फिर चौंका दिया है। या हो सकता है कुछ लोग कहें कि भाई ये तो होना ही था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, 20 साल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने अपनी सियासी पारी में, मैं तो कहता हूं सेमी रिटायरमेंट, कुछ कहेंगे फुल रिटायरमेंट, उसका ऐलान कर दिया। पटना की पॉलिटिक्स छोड़कर अब नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं। थोड़ी देर में वो राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन कर देंगे। नीतीश कुमार संसद के ऊपरी सदन के सदस्य बन जाएंगे। मतलब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अब उनका इस्तीफा कब होगा, दूसरा कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा, उनका बेटा क्या डिप्टी सीएम बनेगा, ये सारे सवाल हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन आप पहले इसी बात की गंभीरता को समझिए कि बिहार में पिछले 20 साल से जो सबसे बड़ा चेहरा और सबसे बड़ा नाम था वो बिहार छोड़ रहा है। नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के पीछे या उनके अब दिल्ली की राजनीति का रुख करने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो उनका स्वास्थ्य है। और ये एक ऐसा ओपन सीक्रेट था जो हर किसी को मालूम था। नीतीश जी कितना योगदान कर पा रहे थे बिहार के सीएम के तौर पर, कैसा काम कर पा रहे थे, ये कभी साफ नहीं हो पाया पिछले 1-1.5 साल के अंदर। और ये इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं पटना एयरपोर्ट की तस्वीर है। गृहमंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं। जो फैसला हो गया है, जिसका ऐलान नीतीश जी ने कर दिया है, उसको अमली जामा पहनाने के लिए वो वहां पहुंचे हैं। अब नीतीश कुमार का जो नॉमिनेशन होगा वो अमित शाह जी की मौजूदगी में होगा, इसके लिए वो वहां वो हैं। और ये सारी पटकथा जो है ये हो सकता है बहुत पहले से लिखी जा रही हो, लेकिन इसको कल सबसे ज्यादा सुगबुगाहट शुरू हुई जब यह कहा गया कि बीजेपी की तरफ से ये जेडीयू से कह दिया गया है कि अच्छा होगा कि नीतीश जी अब दिल्ली आ जाए, राज्यसभा की राजनीति करें और बिहार में मुख्यमंत्री किसी और को बनने दें। और उसके बाद यह भी कहा गया कि चूंकि आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है तो कल रात तक ही या सुबह तक कोई अंतिम निर्णय भी उनकी पार्टी को और उनको लेना पड़ेगा। लेकिन बार बार यह भी बताया जा रहा था कि इसका पूरा दारोमदार फैसला लेने का ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के ऊपर छोड़ दिया गया है। जो भी हुआ वो पर्दे के पीछे। नीतीश कुमार जी ने आज सुबह एक ट्वीट कर दिया, एक्स पर एक पोस्ट किया और कहा कि मैंने इतने साल इतने दशक बिहार की जनता की सेवा की है, आगे भी करता रहूंगा। मेरी इच्छा थी कि मैं लोकसभा राज्यसभा दोनों का मेंबर कभी बनूं और वहां जाकर के काम करूं, तो मैं अब राज्यसभा जाना चाहता हूं। और यह कहकर उन्होंने सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। अब जो इस वक्त पटना में हो रहा है वो भी ऐसा नहीं था कि उसका अंदाजा किसी को नहीं था। नीतीश कुमार की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, खास तौर पर वर्कर्स, मैं नेताओं की बात नहीं करूंगा, वो बहुत ज्यादा इस वक्त आंदोलित और आक्रोशित जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और उनका कहना यह है कि अचानक हमारा सबसे बड़ा नेता मुख्यमंत्री की गद्दी क्यों छोड़ रहा है। नीतीश कुमार पटना, माफ कीजिएगा, अमित शाह पटना पहुंचे, उसकी और तस्वीरें आ रही हैं। ये लाइव पिक्चर्स हैं इस वक्त जो आप देख रहे हैं। नितिन नवीन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी राज्यसभा जा रहे हैं। तो ये दो बड़े नॉमिनेशन जो हैं ये वहां से होने हैं। नीतीश कुमार से मिलने के लिए अमित शाह पहुंचे हैं, ये तस्वीर इस वक्त ये बता रही है। तो अमित शाह जी नीतीश कुमार जी से मुलाकात करेंगे। अब ये देखते हैं कि इसके बाद क्या कोई मीडिया से भी बात की जाती है, क्योंकि वैसे जो बात आनी थी वो तो नीतीश कुमार जी के मार्फत आ ही गई, सोशल मीडिया पर जो उन्होंने पोस्ट कर दिया है। लेकिन वो कुछ एक तस्वीरें जो वहां प्रदर्शन हो रहा है उसकी भी दिखा देनी चाहिए। सवाल सबसे बड़ा यही होगा बीजेपी और जेडीयू के लिए कि ये सिलसिला लंबा ना खिंच जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव जी भी सामने आकर आज अपना फर्ज पूरा कर चुके हैं और उन्होंने कहा ये तो होना ही था, हमको मालूम था, पूरे बिहार को मालूम था कि बीजेपी एक ना एक दिन जेडीयू को निगल जाएगी। बीजेपी एक वक्त जरूर आएगा जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री वो नहीं रहने देगी। और उन्होंने फिर आज ये भी कहा कि हम तो कभी चुनाव में उनके खिलाफ भी नहीं बोले। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने 20 साल बिहार की सेवा की, हम उसके लिए उनको धन्यवाद भी देते हैं। ये भी एक नई चीज हो रही है राजनीति के अंदर। लेकिन फिलहाल अभी की खबर ये है कि अमित शाह, वो नितिन नवीन भी उनके साथ हैं, वो नीतीश कुमार के घर पर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। हमारे दो सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर हैं पटना में ही, देवेंद्र पराशर इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर और नीतीश चंद्र। देवेंद्र, अमित शाह पहुंच गए हैं, अब यहां से आगे जो कुछ होगा जरा उसके बारे में बता दें।
और सौरभ, क्योंकि ये तय किया गया था कि गृहमंत्री अमित शाह सीएम आवास जाएंगे और वहाँ से नितिन नवीन जी और नीतीश कुमार जी इन दोनों लोगों को साथ लेकर आएंगे नॉमिनेशन कराने के लिए। यानी कि नीतीश कुमार को सीएम हाउस से लेकर हमारे ठीक पीछे आप जो बिहार विधान सभा की बिल्डिंग देख रहे हैं, जो यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर बैठे हुए हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर, उनके पास नॉमिनेशन करने के लिए लेकर जाना है। तो समझा जा सकता है कि मैसेजिंग के लिहाज से पूरी कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है कि नीतीश कुमार जी ने अपनी इच्छा से ये फैसला लिया है और नीतीश जी के सम्मान में कहीं कोई कमी बीजेपी के नेता नहीं छोड़ रहे हैं, वो मैसेज भी दिया जा रहा है। जब खुद गृहमंत्री अमित शाह नीतीश के सीएम आवास पहुंचे हैं, वहां से नितिन नवीन जी जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी आज राज्यसभा जा रहे हैं, उनको भी मतलब राज्यसभा का नॉमिनेशन भर रहे हैं, उनको भी नॉमिनेशन फॉर्म भरना है, नीतीश जी को भी भरना है। इन दोनों लोगों को लेकर यहाँ पे आने वाले हैं। अब से थोड़ी देर के अंदर तकरीबन 1:30 बजे के आसपास का समय सौरभ वो रहेगा। जी देवेंद्र, अब सबसे बड़े फैसले का ऐलान तो हो गया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं नीतीश कुमार। अब इसके बाद जो और सवाल हैं, डिप्टी सीएम कौन, निशांत क्या डिप्टी सीएम बनेंगे, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा तो कौन होगा? सबसे पहले तो ये बताएं, ये सब करने की कोई जल्दी भी है या एक आध 2 दिन में ये सब तय हो जाना है? नहीं सौरभ, 1-2 दिन में ये नहीं होना है। ये जो शपथ ग्रहण समारोह होगा अगले मुख्यमंत्री का और फिर पूरी नई सरकार का, उसमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा और आज से सलाह मशविरा की जो औपचारिक प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। क्योंकि इसमें सिर्फ बीजेपी को फैसला नहीं करना है, इसमें सिर्फ जेडीयू को फैसला नहीं करना है, बल्कि एनडीए के घटक के तौर पर आपको फैसला करना है और उसमें आपस में बातचीत करके फैसला करना है। तो अभी उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। आज मैंने लगातार दोनों ही खेमे से बातचीत करने की कोशिश की कि क्या ऐसा है कि 2 से 3 दिन के अंदर कोई शपथ ग्रहण समारोह करा दिया जाए, क्योंकि अन्यथा ये जो कार्यकर्ताओं के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ऐसा ना कि पूरे राज्य में ये फैलने शुरू हो जाए, फिर नैरेटिव खराब हो। उनका ये कहना था कि नहीं, अभी थोड़ा वक्त लगेगा और आज से क्योंकि बातचीत ये शुरू होगी तो फिर बाकी आगे सारी चीज़ें फॉर्मलाइज हो जाएंगी। जो भी नाम चल रहे हैं या जिस तरह के परमुटेशन कम्बिनेशन की बात की जा रही है, जो संभावनाएं बताई जा रही है, वो सिर्फ एक राजनीतिक आकलन है। शीर्ष स्तर पर उसको लेकर अभी बातचीत शुरू नहीं हुई है। लेकिन सौरभ, ये कहने के साथ मैं दूसरी चीज़ ज़रूर ये कहूँगा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को ये बखूबी मालूम होगा कि उनको किसको मुख्यमंत्री के पद पर बैठाना है बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर, और उस लिहाज से उस नामों पर फिर बाकी अपने दल के नेताओं को भी बताया जाएगा और सहयोगी दल को भी समझाकर अगले कुछ दिनों के अंदर शपथ ग्रहण समारोह कराया जाएगा। क्योंकि तकनीकी तौर पर तुरंत जरूरत भी नहीं है। 16 मार्च तक तो नामांकन की ही तारीख है, तो आप लगभग तय मानिए कि उसके बाद ही शपथ ग्रहण समारोह कराया जा सकता है। सौरभ जी ठीक है, एक बार जरा हम नीतीश चंद्र के पास चलते हैं। वो सीएम आवास के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। नीतीश, अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं और आप तो सुबह से ही वहां लोगों से बात भी कर रहे हैं, जरा बताइएगा इस वक्त वहां क्या कुछ चल रहा है? देखिए, ये जो काफिला आपको नजर आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार यहां से अमित शाह के साथ विधानसभा के लिए निकल चुके हैं और उनके साथ नितिन नवीन, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, ये तमाम नेता निकल चुके हैं। थोड़ी देर पहले अमित शाह पहुंचे थे। सबसे पहले वो नितिन नवीन के आवास गए थे, उसके बाद मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां पर प्रदर्शन हो रहा था जेडीयू के कार्यकर्ताओं का। इस रास्ते से नहीं बल्कि एक दूसरे रास्ते से, यानी मुख्यमंत्री आवास का जो पीछे का हिस्सा है उस रास्ते का भी अक्सर इस्तेमाल होता है और उस रास्ते से अमित शाह और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता है वो पहुंचे थे। और ठीक एक अलग रास्ता बनाया गया था। देखिए, यहां से एक घेराबंदी की गई थी, बैरिकेडिंग अलग लगा दी गई थी ताकि इसी रास्ते से विधानसभा के लिए जो तमाम नेता है वो प्रस्थान करें। और थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार विधानसभा के लिए निकल चुके हैं। तो नीतीश कुमार राज्यसभा के नॉमिनेशन के लिए निकल चुके हैं। अमित शाह खुद यहां पर पहुंचे, मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और अपने साथ नीतीश कुमार के वो गए हैं विधानसभा। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, नितिन नवीन को भी आज नॉमिनेशन फाइल करना है, वो भी यहां पर पहुंचे थे। तो सुबह से जो तस्वीरें नजर आ रही थी, जिस तरह का विरोध कार्यकर्ताओं के स्तर पर दिख रहा था, हालांकि कोई पार्टी के स्तर पर ऐसी कोई बात नहीं है, विधायकों के स्तर पर कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ कार्यकर्ता जो अपनी बातें रख रहे थे, शायद उन सब बातों को देखते हुए और एक संदेश देने की भी कोशिश है। अमित शाह खुद यहां पर पहुंचते हैं मुख्यमंत्री के आवास पर और उनके साथ जाते हैं। अब जाहिर है, अब थोड़ी देर में वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे नीतीश कुमार और उस दौरान तमाम बड़े नेता रहेंगे। सभी जो एनडीए के 5 उम्मीदवार हैं, सभी एक साथ वहां नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो अब विधानसभा में तस्वीर भी आ गई है। जब अमित शाह पहुंचे तो उनका स्वागत किया नीतीश कुमार ने। वो तस्वीर इस वक्त आप देख लीजिए। अब इसके साथ आप याद कीजिए तेजस्वी यादव की बातें, या जो विरोधी आज कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई ये जो पोस्ट हुआ, नीतीश कुमार जी ने कहा हम अब दिल्ली आना चाहते हैं, तो ये पोस्ट नीतीश जी ने नहीं किया, ये पोस्ट तो उनसे करवाया गया है। फिर उसके बाद तेजस्वी यादव आए, उन्होंने खूब तारीफ की नीतीश कुमार की और उन्होंने कहा कि ये तो होना ही था। हम तो चुनाव में भी कह रहे थे कि बीजेपी एक दिन जो है वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार देगी।
लेकिन इसको अगर आप ऐसे भी देखना चाहिए कि हर्षवर्धन जी, अब तेजस्वी कह रहे हैं कि वो मनोज झा जी का स्टेटमेंट था आरजेडी से ही कि पोस्ट ये नीतीश कुमार जी ने नहीं किया था। तो अगर नीतीश कुमार जी पोस्ट तक नहीं कर रहे हैं, अगर नीतीश कुमार जी को कोई चला रहा है सिर्फ, तो फिर तो नीतीश कुमार जी को वैसे भी नहीं होना चाहिए था उस पद पर। हालांकि आपकी कहानी तो अब पुरानी हो गई, लेकिन फिर जो होना था वो हुआ, वो ठीक हुआ। देखिए, नीतीश कुमार के विरोधियों ने, यानी विशेष करके राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने नीतीश कुमार के इस प्रस्थान को और आसान बनाया है। भारतीय जनता पार्टी तो 2020 से इसकी योजना में थी, 2020 में मिस हो गया था, 2025 में इसकी पूरी तैयारी थी, लेकिन जो प्रस्थान आसान हो जाए। अब इतना सुंदर दृश्य दिख रहा है, देखिए भाजपा का सबसे ताकतवर नेता, आपको लग रहा होगा ना सुंदर, जेडीयू वालों से पूछिए आप, देखिए ना, नहीं जेडीयू में भी कौन कार्यकर्ता तो हर पार्टी में होता है भाई, दुखी हो जाता है। वो तो दक्षिण भारत वाले तो और अपने नेता को लेकर थोड़ा उद्वेलित हो जाते हैं। लेकिन यह सचमुच सुंदर दृश्य है। और आप चुनाव के समय भी सोचिए, तब भी अमित शाह नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार के पास, और नीतीश कुमार को जिस तरह से सम्मानित तरीके से लेकर आते जाते दिखे। नरेंद्र मोदी जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ रहते हैं, जिस तरह से बातचीत करते हैं, यह साफ दिखता है कि आप भले कहें, लेकिन एक जो परिवार की जैसी स्थिति होती है कि आप उसको मना लेते हैं। और नीतीश कुमार स्लिप कर गए। सर आप रोकेंगे ना, मैं रोकूंगा नहीं, नीतीश कुमार आज ये भावुक हो रहे हैं। अरे मैं भावुक नहीं हो रहा, नीतीश कुमार स्लिप कर चुके थे। उस स्लिप की हुई स्थिति में परिवार जैसे ही संभाला जा सकता है। वो कोई असहज स्थिति करते, कोई बहुत खराब काम कर देते। मेरा ये मानना है कि मैं तो निजी तौर पर 2020 के बाद नीतीश जी को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहता था, निजी तौर पर बताऊं जी। लेकिन मेरे निजी तौर पर होने से क्या होता है, बिहार की जनता ने भी 25 वाले में उनको विदाई दी थी। आप उसको समझ बैठे कि बैठे रहे। आप जिसको परिवार जैसा सम्मान और प्यार और हैंड होल्डिंग कह रहे हैं, इसको डर क्यों ना कहें भाई? डर तो इतना था नीतीश कुमार के वोटर को नाराज करने का कि तेजस्वी यादव नहीं बोले चुनाव में उनके खिलाफ कुछ। आज वो 20 साल की उनकी जर्नी को धन्यवाद दे रहे हैं, तो बीजेपी क्यों नहीं करती? एक बात मैं सौरभ जी कहूं, देखिए कई बार राजनीति में भ्रम एक पैदा हो जाता है। वैसा ही एक भ्रम पैदा हुआ है कि जैसे कई लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का बड़ा वोट मिल जाता है, तो ऐसा ही भ्रम है कि नीतीश कुमार अगर अलग हो जाते तो बड़ा परिणाम बदल जाता। बिहार का परिणाम ऐसा ही रहता। इसमें कोई बहुत, ये जो लोग कहते हैं ना, कई बार कई भ्रम हो जाता है राजनीति। अच्छा, ये भ्रम क्या है? कुछ बड़े लोग अपनी इच्छा से चलाते हैं, कुछ लोग अभी भी तय करते हैं कि अच्छा हम ऐसे बोले, ऐसे राजनीति नहीं चलती भैया, वो जनता तय करती है। मैं उस दिन भी मैंने बोला था, फिर कह रहा हूं, ये कोई नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार का मैंडेट नहीं था, ये एस्पिरेशनल बिहारी का मैंडेट था। ये मैं शब्द बोलता हूं बार बार। उसमें नीतीश कुमार अगर नहीं होते इधर तो कहां होते, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अच्छा क्या देखिए, टीम ने चारों लोगों को कार्ड स्क्रीन पर ले लेंगे। सबसे आपने कहा बड़े लोग चलाते हैं, सबसे बड़े आदमी तो ये हमारे बगल में ये आप ही तो मतलब वो कह रहे हैं कि बड़े लोग हैं, इस पर सहमत। बाकी नीतीश जी को सम्मान दिया जा रहा है और ये परिवार है, इसलिए ऐसा सम्मान दिया जा रहा है। बड़ी सुंदर तस्वीर बता रहे हैं वो इसको, और बता रहे हैं कि ये तो बड़ा सहज रूप से करा लिया गया है, दिक्कत ही नहीं थी कोई। नहीं, हम जो सब बहस कर रहे हैं, बहस तो कुछ दूसरी होनी चाहिए ना। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक धोखा है वोटर को? पॉलिटिकल डिच पे क्यों नहीं बात करते हम लोग? आपने 2025 का चुनाव जीता मैंडेट नीतीश कुमार के नाम पर। यह भी भ्रम है कि भारतीय जनता पार्टी सब कहीं जीतेगी, सब कहीं हारेगी। यदि इतना ही विश्वास होता तो नीतीश कुमार जी को थोड़ी साथ लेती वो। तो क्या बिहार की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है 2025 के चुनाव में? क्योंकि वहां एक नारा था 25 से 30 फिर से नीतीश। तो 25 से 30 फिर से नीतीश क्यों नहीं है? सर बोलने तब ये एक बड़ा सवाल होना चाहिए ना। नीतीश बदल गए, कौन आया कौन नहीं आया, बहुत अच्छी पिक्चर है। अमित शाह जी तो उस दिन भी नहीं चाहते थे, मुझे बताएगा 2025 जब हुआ मुख्यमंत्री बने तब भी वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कुछ और बन जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो ये उनका स्टेटमेंट है, चलते चुनाव में स्टेटमेंट था जिसको बाद में बैलेंस उन्होंने तो बिल्कुल बैलेंस करना पड़ा। वो तो चाहते ही नहीं थे, चाहते ही नहीं थे, वो पहले से बार बार कहते रहे। तो मैं इसे एक राजनीतिक धोखे के तौर पर देखता हूं किसी पॉलिटिकल पार्टी के, कि उसने लोगों को भरोसा दिलाया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, बनेंगे। ठीक है सर। भारतीय जनता पार्टी ने 4 महीने में ये बदल दिया। तो क्या ऐसे नेताओं पर, ऐसी पार्टी पर या ऐसे बयानों पर भरोसा करना चाहिए? इस पर एक सवाल है। आपकी बात पर मैं एक बार देवेंद्र का रिएक्शन ले दूं सर। मैं फिर एक लाइन बस बोल दूं। 25 से 30 फिर से नीतीश भाजपा का कभी नारा नहीं था। ये जनता दल यूनाइटेड का नारा था, जो जब अमित शाह के उसके बाद की बाद में तय करेंगे हुआ, तो भाजपा के लोगों ने उसको थोड़ा मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन बहुत स्पष्ट था। लेकिन ये तो कहा गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं किया गया था।
देखिए नीतीश मुख्यमंत्री कुमार का के चेहरा नेतृत्व पिछली में बार चुनाव घोषित- लड़ा जाएगा, ये सबने कहा, वो चुनाव में लड़ा भी गया, फिर कहा बाद में कि नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश जी मुख्यमंत्री हुए, सम्राट चौधरी के सबके बयान थे ये, तो नीतीश जी मुख्यमंत्री और भी मैं हो गए। उसमें एक बात जोड़ रहा हूं कि 2025 में जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने तब और आज उनके स्वास्थ्य में कोई बदलाव नहीं आया। जितनी 25 से गिरावट थी 30 वो फिर से तब भी थी नीतीश, और आज क्या भी। ये बीजेपी का नारा था? आपने कहा ये राजनीतिक धोखा क्यों नहीं है बिहार के वोटर के साथ? देवेंद्र से पूछ लेते हैं, बीजेपी की पिच क्या थी पूरे चुनाव में? आप देवेंद्र क्या कहेंगे विजय जी की बात पे? सौरभ, पहली बात तो ये नारा सिर्फ जेडीयू का था कि 25 से 30 फिर से नीतीश। उसमें बीजेपी के नेता लगातार इस बात को सिर्फ ये कहते थे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ रही है। उसमें कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हाँ, चुनाव के बाद अगर मुख्यमंत्री बनने के बाद बार बार जब पूछी गई तो उन्होंने कहा कि हाँ, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, जो कि बने। अब देखिए कि यहाँ पर आपको एज्यूम करना होगा कि अगर नीतीश कुमार ने खुद ही वो अगर उनके बयान को हिसाब से देखें तो वो तो सीधे कह रहे हैं ना कि उनको राज्यसभा जाने की इच्छा थी, इसलिए वो नॉमिनेशन कर रहे हैं। तो यहाँ आपको एक एज्यूमिंग पोजीशन लेनी होगी कि नहीं, बीजेपी ने दबाव डाला होगा इसलिए नीतीश कुमार छोड़ रहे होंगे। ये एज्यूम करना आप समझ सकते हैं किसी भी जर्नलिस्ट का अधिकार है इस एजम्पशन को करना। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के सामने चुनौती ये रहेगी कि क्या इस एजम्पशन को जनता के बीच वो जाने देना चाह रही है या फिर नीतीश कुमार जो कह रहे हैं उसको नैरेटिव बना के काउंटर कर रही है। ये एक टास्क तो रहेगा ही रहेगा सौरभ, इसमें कोई दो राय नहीं, बीजेपी और जेडीयू दोनों लोगों के लिए, कि ग्राउंड पे ये कम्युनिकेट कर सकें कि नीतीश कुमार के ऊपर कोई दबाव नहीं था और जो ट्रांजिशन हुआ है नीतीश कुमार की मर्जी से हुआ है और जो नया मुख्यमंत्री बन रहा है नीतीश जी का पूरा आशीर्वाद उनके ऊपर है। ये सारे टास्क तो रहेंगे गवर्नेंस के अलावा। देखिए ये मतलब हकीकत क्या है सबको मालूम है, लेकिन ये पोस्ट किसने किया? नीतीश जी ने किया, नीतीश जी का ही पोस्ट है। उन्होंने ही कहा कि मुझे अब दिल्ली जाना है, उन्होंने ही बोला कि मैं राज्यसभा और लोकसभा दोनों का सदस्य रहना चाहता था। अब वो भाई कोई कैसे उंगली उठाए किसी और के ऊपर जब वो खुद ही जा रहे हैं कि मुझे आना है? सर ठीक, देखिए कल दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, एक खगोलीय घटना थी ग्रहण की और दूसरी घटना राजनीतिक घटना थी नीतीश कुमार जी की। खगोलीय घटना में ये होता है कि एक आकाशीय पिंड दूसरे आकाशीय पिंड की छाया में चला जाता है, और कल जो घटना हुई है उसमें ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी के दिल्ली आने के बाद जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की छाया में चली गई। दो घटनाएं महत्वपूर्ण है, एक बिहार की एक महाराष्ट्र की। दो राजनीतिक पार्टियां, आरपीआई के नेता रामदास अठावले अब भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हो गए, यानी आरपीआई कहाँ गई? भारतीय जनता पार्टी की छाया में आ गई। और नीतीश कुमार के दिल्ली आने के बाद यदि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनता है तो निश्चित तौर पे जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी की संदेह इसमें आपको? छाया में रहेगी, मैं ये बोल रहा हूँ। वैसे बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं? कोई संदेह का पहले भी नहीं था कि नीतीश कुमार जी के हटने के बाद, लेकिन संदेह ये था कि नीतीश कुमार जी हटेंगे के वक्त भी नहीं संदेह। नहीं, संदेह ये था कि नीतीश कुमार जी इतनी आसानी से हटेंगे या नहीं हटेंगे, वो संदेह मिट गया। आसानी लग रही 2020 से? देखिए आसानी लग रही है इसलिए कि आप हाँ, भले ही आप 6 साल में पुराने घटनाक्रम को ले जाएं, लेकिन आसान नहीं था नीतीश कुमार जी का निर्णय। और नीतीश कुमार जी से सोशल मीडिया में जो पोस्ट हुआ है वो वही डैमेज कंट्रोल है कि जो मैसेज जाता कि हटाया गया, वो हटाया गया का मैसेज काउंटर करने के लिए नीतीश कुमार जी ने पोस्ट किया कि मैं हट रहा हूं। अच्छा, जनता भी उतनी भोली है जितनी आप समझ रहे हैं। अब देखिए जनता के भोलेपन सोशल का मीडिया तो के पोस्ट से चलती है जनता इसमें एक बात और जोड़ दूं, छोटी सी लाइन जोड़ रहा हूं कि इस बार एक बात और तय हुई जो आम तौर पे हिंदुस्तान की राजनीति में विपक्षी पार्टियां कहती है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को खत्म कर रही है। पहले अकाली दल, फिर शिवसेना। आप सहमत मत हो ना, मैं अपनी बात कर रहा हूं। पहले अकाली दल, एक लाइन तो जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों को बड़ा होने के बावजूद सर पर बिठा कर रखा। भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय राजनीति में जितना गठबंधन धर्म निभाया उतना किसी ने नहीं निभाया। नीतीश कुमार भी उसका उदाहरण है, शिवसेना भी उदाहरण है, और अकाली दल के सामने कभी वो उतना बड़ा होने की कोशिश नहीं करती है। ये उदाहरण है। अब दूसरे तरह की चीजें हो जाए और उसके बाद ये कहा जाए कि नहीं भाजपा धोखा दे देती है, तो राजनीति में कौन सा दल है? हर दल तो चाहता है कि अपने हिसाब चले। हम केवल बिहार की बात कांग्रेस को, आप केवल बिहार की बात कीजिए। ये 20 साल से दोनों, बल्कि कब से साथ 2000 में बने थे पहली बार 26 साल से दोनों लोग, दो दल साथ में। ये इस चुनाव की बात कर लीजिए, दो दल साथ में चुनाव लड़े, नंबर आए, एक दल को ज्यादा नंबर आए, दूसरे दल को कम नंबर आए, हालांकि बहुत डिफरेंस नहीं था। फिर भी जिसको कम नंबर आए वो मुख्यमंत्री बना, क्योंकि वो लंबे समय से मुख्यमंत्री था और वो चेहरा भी था। तो जो बात अब हुई ये इन दोनों पार्टियों के बीच में तय हुआ। अब कोई लोग कहेगा कि भाई ये पहले ही तय हो गया था, तो
तो पहले भी तय हुआ था, दोनों के बीच में ही तय हुआ था ना। बिल्कुल ठीक है, उसमें भाई किसी कोई वो बिहार का जो गाना है कट्टा सटा के तो किसी ने कोई काम किया नहीं है। जो काम हुआ है इनकी मंजूरी से हुआ है, सहमति से ही हुआ है। कोच भी नीतीश जी खुद ही कर रहे हैं, तो मतलब नंबर भी बीजेपी के ज्यादा है। बीजेपी जेडीयू के अलावा बिहार में सब लोग कट्टा सटा की बात करते हैं, आप ये मैंने वैसे एक उदाहरण की बात की सर, आप तो लिटरली ले गए उसको। मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में ये इसको हम इतनी अनहोनी घटना क्यों मान रहे हैं? मतलब नीतीश कुमार का 20 साल के बाद चीफ मिनिस्टर ना रहना ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अनहोनी क्या है? ठीक है कि दो दल थे, एक दल का मुख्यमंत्री हटा, दूसरे दल का बन गया, दोनों साथी हैं। मैं एक लाइन बोल दूं कि इतनी सहजता से बन गई, ये बड़ी अनहोनी घटना है। अनहोनी घटना ये नहीं है कि नीतीश कुमार जी हटेंगे और मुख्यमंत्री भाजपा का बनेगा। अनहोनी घटना ये है कि जितना नीतीश कुमार जी को राजनीतिक क्षेत्र के लोग जानते हैं, इतनी आसानी से हट गए, ये अनहोनी घटना है। सर अभी आपने खगोली घटना बताई, खगोली घटना तो ऐसे ही आसानी से होती है सर। नहीं, उसमें तय होता है, बड़ी सहज जाता है। नहीं, तो अपनी चाल से सब चल रहे होते हैं। खगोलीय घटना तय होती है, तब आपको पता। आप बताइए। खगोलीय घटना पहले से तय सौरभ होती जी, है। अभी हुआ कि एस्पिरेशनल बिहारी ने नीतीश कुमार को ये भी चुना। बिहारी हैं जी, एस्पिरेशनल बिहारी ने नीतीश कुमार को चुना था। हम सब लालू काल में बिहार छोड़कर दिल्ली आया, अन्य जगहों पे गए, इसलिए कि बिहार की व्यवस्था उस समय ठीक नहीं थी। नीतीश कुमार को इसका पूरा श्रेय देना होगा कि वहाँ की सड़कें, बिजली, पानी, ये तीनों इन्होंने 25 साल में इंश्योर किया। एंड ही हैज़ प्रूव टू बी अ लीडर, इसमें कोई डाउट नहीं। उनके बारे में कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरह से इस समय इन्होंने किया है, मुझे लगता है ये इलेक्टोरल एक तरह का मैं कहूँ कॉम्प्रोमाइज़ किया है बीजेपी के साथ मिलकर। ठीक है, इनकी अपनी पॉलिटिक्स से इन्होंने किया। पिछले बार तो ये 40-45 पर थे, इस बार तो 85 पर हैं। इनके और स्टेक्स ज़्यादा हैं इस बार पिछले बार से। पिछले बार बीजेपी इन पर हावी हो सकती थी। और रही बात अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा, तो ये फोरगोन कंक्लूजन ये बीजेपी का ही होगा। लेकिन जो दो नाम चल रहे हैं वो नहीं होगा। चाहे आप पिछले इतिहास भी उठा के देख लीजिए, बीजेपी के जितने चीफ मिनिस्टर बने, चाहे विष्णुदेव साई हो, मोहन चरण मांझी हो, मोहन यादव हो, भजन लाल शर्मा हो, नायब सैनी हो, तो ऐसा ही कोई एक नया सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, दो नाम चल रहे हैं। अभी नाम चल रहे हैं, लेकिन वो फाइनली बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इस पर मुझे डाउट पर है। चर्चा करनी है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ मध्य प्रदेश का, कि 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ। सब लोग ये मान के चल रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान तो फाइनल है, क्योंकि उनके नेतृत्व में हुआ है। यहाँ से मनोहर लाल खट्टर जी पर्यवेक्षक बन के गए। पर्यवेक्षक बन के जब वो गए वहाँ, तो उनसे पूछा गया, पार्टी के 2-3 जो बड़े नेता हैं उन्होंने पूछा कौन, वो 2-3-4 नेता जो थे वो ये मान के चल रहे थे कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, वो चारों नेता। तो पूछे तो बोले इंतजार करिए। उसके बाद एक फ़ोन आता है, विधायक दल की बैठक होती, मनोहर लाल जी बाहर जाते हैं, फ़ोन पे बात होती है, लौट के आते हैं तो एक नेताजी पूछते हैं क्या हुआ, तो बोले नाम आया है। उसके बाद प्रस्तावक और समर्थकों का स्लिप टाइप रहता है, उसमें नाम नहीं लिखा होता, कौन समर्थक करेगा कौन प्रस्ताव करेगा। वो पहुंचता है अंदर। अब नाम लेने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह जी उत्सुक होकर पहुँचे और पूछे नरेंद्र सिंह तोमर जी से क्या हुआ, तो बोले जैसे इतने देर तक इंतजार किए, 15 मिनट और इंतजार करो। और 15 मिनट के बाद माननीय मनोहर लाल जी खट्टर बोलते हैं कि वहीं पे शिवराज जी बैठे हुए थे और मोहन यादव जी पीछे की पंक्ति में बैठे थे, और नाम अनाउंस होता है कि मोहन यादव जी को विधायक दल का नेता चुना जाता है। सामने की पंक्ति में बैठे हुए सारे नेताओं को सांप सूंघ गया होता है, शिवराज सिंह सहित। इसलिए मुख्यमंत्री का निर्णय जो होता है उसमें पर्यवेक्षक को भी पता नहीं होता कि कौन बनेगा। और तो हम जिन चर्चाओं की बात करें, और राजस्थानी घटना तो वीडियो में ही आ गई। मैं जो वीडियो में नहीं है मैं उसकी घटना बता रहा हूं मध्य प्रदेश। थोड़ा सा फर्क ये है, यहाँ पे पहली बार मुख्यमंत्री बना है। ऐसे भी कह सकते हैं कि उन 5 लोगों से अंतिम समय सहमति ली गई, ऐसा नहीं। नहीं, दूसरा ये अब कुछ भी हो जाए, अभी हम देवेंद्र से पूछेंगे क्या इस पर जो नाम चल रहे हैं इन्हीं की गुंजाइश ज्यादा है या कोई और भी, आपने जैसा कहा कि सरप्राइज भी आ सकता है। लेकिन यहाँ ऐसा दिखा कि 1-2 लोग जो हैं उनको बड़े रोल के लिए ग्रूम किया जा रहा था, शायद आज के दिन के लिए ही जो है तैयार किया जा रहा था। और फिर उसमें जो दूसरा जो फैक्टर आएगा वो कास्ट फैक्टर जो आएगा, तो वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं एक लाइन बोलूंगा। आपने जो कहा कि नेताओं को ग्रूम किया जा रहा था, तो भारत सरकार में मंत्री रहते हुए नरेंद्र सिंह तोमर जी, प्रहलाद पटेल जी और राज्य के सबसे बड़े नेता और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी, इन सबको विधानसभा चुनाव लड़ाया गया। और तब ये आकलन हुआ कि भाई इनको यदि विधानसभा चुनाव लड़ाया गया तो यही मुख्यमंत्री बने। ठीक कह रहे हैं।
तो इसलिए किसको ग्रूम भाजपा कर रही है, वो ये मान के बैठे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मुझे लगता है उससे ज्यादा गलत फहमी प्राइवेटाइजेशन किसकी चल रही है, मतलब नहीं जो हमको नहीं दिखता। मैं वही तो कह रहा हूं कि किसकी लॉटरी लगने वाली किसी को नहीं पता। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, किसी को पता? भाई देवेंद्र बता पाएंगे ये बात तो। देवेंद्र जी बताइए, इन्हीं दो नाम पे फोकस करें, रिसर्च इन्हीं की करनी है, किसी और की भी करनी है? देखो, चर्चा के हिसाब से तो सौरभ यही दो नाम है, लेकिन आप कई सारे राज्यों में उदाहरण अनेक देख चुके हैं कि जो चर्चाएं चलती हैं वो कहीं और होता है और जो नाम आता है वो कहीं और होता है। हालांकि उन राज्यों से बिहार की अगर तुलना करें, बिहार की अभी स्थिति की तुलना करें, तो वो उसमें एक बड़ा फर्क नजर आ गया। बहुत ज़्यादा सरप्राइज आप उस स्टेट में दे सकते हैं जहाँ या तो आप एकदम कमिटेड हो कि मुझे कोई एक बड़ा बदलाव करना है, या और उस बड़े बदलाव के लिए कुछ भी किया जाएगा, और दूसरी चीज़ ये कि आपके लिए सिचुएशन इतना कंफर्टेबल हो कि कोई भी आप डिसीजन लें, कुछ फर्क नहीं पड़ना है। तो बिहार की स्थिति वैसी नहीं है। बिहार में एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा कि नीतीश कुमार की लीगेसी के बाद आप कमान किसके हाथ में देते हैं, जिसको ना सिर्फ बीजेपी को संभालना होगा, ना सिर्फ गवर्नेंस को संभालना होगा, बल्कि एनडीए को संभालना होगा, और सामने आरजेडी जैसी एक ताकतवर पार्टी है जो कि माहौल और नैरेटिव बनाने में बहुत माहिर मानी जाती है। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए बीजेपी कोई फैसला कर पाएगी। दूसरी चीज और अब आप देखें कि जो ग्रूमिंग शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे थे, निश्चित तौर पर बिहार में उसका मतलब इस लिहाज से है कि सम्राट चौधरी जो कि दूसरी पार्टी से आए, दूसरी पार्टी से बीजेपी में आ रहे हैं, और बीजेपी में आकर उनको प्रदेश अध्यक्ष सीधे बनाया जा रहा है, उसके बाद डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, और न सिर्फ डिप्टी सीएम बल्कि बिहार बीजेपी से संबंधित सौरभ जो भी पॉलिटिकल फैसले होते थे उसमें हर नेता को यह कहा जाता था कि अगर आप सम्राट चौधरी के गुड बुक में हैं तो आपके चांसेस ज्यादा हैं। मतलब दिल्ली सम्राट चौधरी की आवाज सबसे ज्यादा सुनता है। तो ये सारी चीजें कम से कम ये इंडिकेट करती हैं कि सम्राट चौधरी की बड़ी भूमिका बीजेपी देख रही है। वो बड़ी भूमिका क्या सिर्फ डिप्टी सीएम तक रख रही है या फिर डिप्टी सीएम के आगे, क्योंकि